इस रात फिर बेचैनियों ने दिल में बसेरा कर लिया था। ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाया और लेट गया। सब सो गए थे। मैं उठा, खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। तारीखियां सामने थी। बहुत दूर इन्हीं बुलंदियों पर रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा के दोष पर कुछ शोर की सी आवाजें भी उभर रही थी। दिल बोझल हो रहा था। डॉक्टर दोबारा मुझसे सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा? इन्हें कैसे बताऊंगा कि मेरा इलाज तो बहुत आसान है। इस गंदी रूह को आवाज दूं, वो आ जाएगी, मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल ले जाएगी। इस मकरू ख्वाहिश पर सर झुका दूं, ईमान खो दूं, सब ठीक हो जाएगा, सिवाय इसके कि आकबत के लिए कुछ ना होगा। उर्स हो रहा है शायद। पीछे से आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा। न जाने कब सलीम बेग मेरे पीछे आ खड़े हुए थे। मैंने मुड़कर देखा तो वो फिर बोले, कवालियां हो रही हैं। कहाँ पर? बाजार पर। कौन से बाजार पर? ये आवाजें नहीं सुन रहे? वहीं से आ रही हैं। मिजार कहाँ है? मैंने पूछा। वो रोशनी जो नजर आ रही है मिजार ही की तो है। वो किसका मजार है? बाबा जलाल शाह का। लोग यही कहते हैं। देखा तो कभी नहीं है, सलीम बेग ने कहा। काफी फासले पर है। हाँ, बहुत दूर है। इस वक्त कवालियों की आवाजें भी हवा के साथ आ रही हैं। हवा का रुख बदल जाए तो आवाज भी नहीं आएगी। तो चले, मैंने बेख्तियार कहा। कहाँ? सलीम बेग हैरत से बोले। उर्स देखें, कवालियां सुने, मैंने कहा, और सलीम बेग खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, साकित खड़े रह गए थे। मैं इनके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर कुछ बोलना चाहता था कि अचानक इनकी सिसकियां उभरी और मैं हैरान हो गया। अरे अरे सलीम चाचा, मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, बस ऐसे ही दिल भर आया था। बेटे, हमें कोई अपने दरमियान कहाँ कबूल करेगा? लोग हमसे घिन खाते हैं। हम कैसे जा सकते हैं वहां? हम इनसे दूर रहेंगे चाचा। नहीं बेटे, वैसे भी गेट बंद होगा, चौकीदार इस वक्त नहीं जाने देगा। मेरा दिल चाह रहा है चाचा, मैं जाऊंगा। अरे नहीं बेटे, मुमकिन नहीं है, मिजार शरीफ बहुत दूर है। और फिर बाहर कैसे जाओगे? कमरे के बाहर भी रात की ड्यूटी के डॉक्टर होंगे, सख्ती करेंगे। ये खिड़की ज्यादा ऊंची तो नहीं है? कूद जाऊंगा। जख्मी हो जाओगे बेटे। जख्मी तो मैं हूँ चाचा। जिद सवार हो गई है तुम पर, मगर ठीक नहीं होगा बेटे, मुनासिब नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा और खिड़की पर चढ़ गया। सलीम बेग अरे अरे करते रह गए, मगर मैं नीचे कूद गया। बस दिल पर एक तलब तारी हो गई थी। और फिर मैं कोड़ी नहीं था, मेरा बदन मजबूत था, मैं ये फासला तय कर सकता था। मैंने आते की दीवार अबूर की और तेजी से दौड़ने लगा। मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रुख का तयन कर लिया था और इसी तरफ दौड़ रहा था। माहौल पर दहशतनाक सन्नाटा तारी था। चारों तरफ हू का आलम था। अस्पताल की इमारत बहुत पीछे रह गई। रास्ते नाहमवार थे, कई जगह ठोकरें भी लगी और मैंने दौड़ने की रफ्तार हल्की कर दी। अब यह खौफ नहीं रहा था कि अस्पताल के मुलाजिम मुझे पकड़ लेंगे। पीछे ऐसे आसार भी नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई थी और कहीं कहीं यूं महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने दौड़ना तर्क करके चलना शुरू कर दिया। कुछ और आगे बढ़ा तो कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें उभरी। फिर अचानक कहीं गीदड़ रोने लगे। ये आवाजें कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाजें लगती थी। अचानक मेरे हलक से खौफजदा आवाज निकल गई और मैं रुक गया। काले रंग का एक होलनाक कुत्ता मुझसे कुछ फासले पर एक झाड़ी की आड़ से निकल आया। कुत्ता ही था, लेकिन इसकी जिसामत नाकाबिल यकीन थी। कदो कामत में किसी गधे जितना लगता था। आंखें रात होने के बावजूद चमक रही थीं और खून में डूबी हुई महसूस होती थी। जबड़े कानों तक खुले हुए थे। इसने गुर्राना शुरू कर दिया और ऐसी पोजीशन बना ली जैसे मुझ पर छलांग लगाना चाहता हो। मेरे आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद हो गए। खौफ के मारे मेरी गिग्गी बंद गई। असूलन मुझे पलटकर भागना चाहिए था, मगर भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुत्ता खौफनाक आवाज में गुर्राता रहा। फिर वो वहशतनाक अंदाज में चीखा और इसने मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे यकीन था कि एक लम्हे में वो मुझे दबोच लेगा। मुझे इसके बदन की हवा अपने सर से गुजरती महसूस हुई। वो शायद मेरे ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ निकल गया था। छलांग की गलती हो गई थी इससे, मगर इसके गिरने की आवाज नहीं सुनी थी मैंने। अलबत्ता मेरा पलटना फितरी था, बस इससे बचाव की एक कोशिश कहा जा सकता था। लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, मगर कोई मुतहरक शय तक नजर न आई। दूर दूर तक वही खामोशी, वही सन्नाटा तारी था। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ता नहीं था, बल्कि मेरा रास्ता रोका जा रहा था। इस एहसास ने मुझे हिम्मत बख्शी। अगर ये बात है तो फिर मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, बल्कि इस कोशिश ने मेरी हिम्मत बंधा दी थी और मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। कुछ फासला तय किया था कि अचानक फटफट की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी झाड़ी के पीछे से कुछ गिद्ध निकल आए थे। इनकी लंबी गर्दनें हिल रही थी और उन्होंने अपने पर चादर की तरह फैलाए हुए थे। आसमान पर खिले हुए तारों की छांव में वो बहुत भयानक लग रहे थे। इनकी तादाद 6 थी और इस तरह कतार में फैल गए थे कि दूर तक का रास्ता बंद हो गया था। फिर उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग एक दूसरे को पकड़कर किसी पर घेरा डाल रहे हो। मेरे अलग से वहशतनाक धार निकली और मैं खुद इनकी तरफ बढ़ा। खौफ और जोश में डूबी अपनी आवाज खुद मुझे बहुत भयानक लगी थी। और अचानक वो गिद्ध आगे बढ़ने रुक गए थे। फिर इनमें अबतरी फैल गई और वो अपने पैरों पर उछलने लगे। जूं ही मैं गिद्ध के करीब पहुंचा तो इसने भयानक चीख मारी, फिजा में उड़ गया। ये दूसरों के लिए परवाना था, क्योंकि इसके उड़ते ही दूसरे गिद्धों ने भी जमीन छोड़ दी। इसके बाद वो दोबारा नीचे नहीं झुके और बुलंद होकर मुख्तलिफ सिमतों का प्रवास कर गए। खौफ मेरे रूह में समा गया था, लेकिन खौफ के साथ जोश भी था। बदन ईंट रहा था, मगर कदम दीवाना वार आगे बढ़ने लगे। अब शायद मैं मिजार के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि झाड़ियों के एक ऊंचे सिलसिले के दूसरी तरफ से रोशनी छन रही थी। इधर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इंसानी आवाजें थी, आवाजें मुबहम थी।
मैं तेज कदम उठाता हुआ झाड़ी की दूसरी तरफ निकल आया। रोशनी मशलों की थी जो चंद लोगों ने हाथों में उठाई हुई थी। उन्होंने एक हल्का सा बना रखा था और इनके दरमियान चंद मलंग रक्स कर रहे थे। वो कुछ गाते भी जा रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था। वो किसी कदर गहराई में थे और मैं इन्हें बखूबी देख सकता था। मेरा अंदाजा गलत था, मज़ार अभी दूर था ये और ये लोग मेरे दरमियान में थे। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं इनके करीब पहुंच गया, मगर करीब से देखने पर एक और इंकशाफ हुआ। इनमें से किसी की गर्दन इनके शानों पर मौजूद नहीं थी। इनके जिस्म रक्सा थे। इस भयानक मंजर को देखकर मैंने आंखें बंद कर ली, मगर कदम न रोके। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि क्या हो रहा है। खौफ अब दिल से खत्म होता जा रहा था। आंखें बंद करके चलने से जगह जगह ठोकरें लग रही थी। मैं लड़खड़ाता रहा मगर रुक नहीं रहा था। मलंगों की आवाजें आगे आगे चलती महसूस हो रही थी। एक बार आंखें खोलकर देखा तो वो सब मुझे अपने साथ आगे बढ़ते नजर आए। उन्होंने मछलियां पकड़ी हुई थी, बेसर वाले नाच रहे थे। मैंने रफ्तार तेज की तो वो भी तेज चलने लगे। न जाने कौन सी कुव्वत मुझे जिंदा रखे हुए थी, वरना इस मंजर को देखकर दिल की धड़कन बंद हो जाता थी। न जाने कितनी दूर तक चलता रहा, दिमाग सनसना रहा था, बदन की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। और अब जाने कौन चल रहा था, वो मैं तो ना था। आवाजें बंद हो गई। अब कवाली की आवाजें नुमायां हो रही थी। कवाल गा रहे थे। मन की प्यास बुझाने आया दाता एक सवाली। आंखें खुल गई। बेशुमार खलकत थी, रोशनियां जगमगा रही थी, खूब चहल पहल थी। बेसर के मलंगों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बैठने के लिए जगह तलाश करने लगा। इंसानों के हजूम के दरमियान था। जहां तक पहुंचा था मैं वहीं बैठ गया। कुछ फासले पर बहुत से लोग दरी बिछाए बैठे थे। जगह जगह उसमें शिरकत करने वालों ने डेरे डाले हुए थे। कुछ लोग लंगर बांट रहे थे। मेरे करीब आकर रुक गए। खाना लोगे? हाँ हाँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। बर्तन है? नहीं। तो फिर खाना कैसे लोगे? रकाबी दे दो एक, किसी ने कहा। उन्होंने सिल्वर की एक रकाबी में मुझे चावल दे दिए। भूख तो सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। ये थोड़े से चावल क्या हैसियत रखते थे? मैं इन्हें खाने लगा। दरी पर बैठे हुए लोग मुझे देख रहे थे। जब मैं चावल खा चुका तो इनमें से एक ने पूछा, पानी चाहिए? दे दो भाई, मैंने जायजी से कहा। और एक नौजवान पानी ले आया। इसने झुककर मुझे पानी दिया और फिर एकदम सीधा हो गया। तुम कोढ़ी हो? इसने बेख्तियार कहा। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर अपने साथियों के पास पहुंचकर इन्हें मेरे बारे में बताने लगा। मैंने इन सबके मुंह से कोड़ी कोड़ी के अल्फाज सुने थे। फिर सब खड़े हो गए। दरी वहां से उठा ली गई और वो किसी और से चले गए। मुझे दिली रंज हुआ था, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक 6-7 आदमी मेरे पास पहुंच गए। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कोड फैलाना चाहते हो? नहीं भाई, मैं उठो यहाँ से, उठो, एक आदमी गरज कर बोला। चलो भागो यहाँ से, दूसरे ने कहा। मैं बादल नाख्वास्ता उठ गया। रकाबी और पानी का ग्लास मैंने नीचे छोड़ दिया था। इस शख्स ने फिर चीख कर कहा, बर्तन उठाओ अपने, चलो दफा हो यहाँ से। ला हौल वला कुव्वत, अबे चल जा, लगाओ एक डंडा, इस जोशीले शख्स ने कहा और एक मोटी सी लकड़ी से मुझे धकेलने लगा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, मैंने सब्र करते हुए कहा और दोनों बर्तन उठाकर वहां से आगे बढ़ गया और दूर निकल आया। यह मजार का भी हिस्सा था। एक पत्थर पर सर रखकर लेट गया। खुद पर गौर करने लगा। अजीब सा दिल हो रहा था। क्या बकिया जिंदगी यही होगी? बहुत देर गुजर गई, फिर घुंघरू की आवाज सुनाई दी। किसी के कदमों की चाप थी। गर्दन उठाकर देखा तो एक मलंग था, मगर इसका सर इसके शानों पर मौजूद था। इसके हाथ में एक मोटा सा डंडा दबा हुआ था जिस पर रंगीन कपड़े और घुंघरू लगे हुए थे। डंडा टेकने से घुंघरू बज रहे थे। वो मेरे पास आ गया, बैठकर बैठ गया। यहाँ ना बैठो भाई, मैंने कहा। क्यों, तेरी जागीर है क्या? वो बोला। नहीं, मैं कोढ़ी हूँ, इधर बैठा था। इन सब ने मुझे धक्के देकर भिगा दिया। वो सब कोढ़ी हैं, सुना तूने? वो सब कोढ़ी हैं। इनके दिलों में कोढ़ है। ये देख क्या है। मलंग ने दोनों हाथ सामने कर दिए जिनकी मुठ्ठियां बंद थी। बता क्या है इनमें? मुझे नहीं मालूम। हाथ फैला, इसने कहा। मैंने हथेली इसके सामने कर दी। ये कौन सी मुट्ठी का माल लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। झूठ मत बोल, बता कौन सी मुट्ठी खोलूं? मलंग ने कहा। मैंने हथेली इसके एक हाथ के सामने कर दी और इसने मुट्ठी में दबी चीज मेरी हथेली पर रख दी। हल्की सी काली सी कोई चीज थी जो मेरे हाथ पर कुल बुलाने लगी। कुछ समझ में नहीं आया वो क्या है। हाथ चेहरे के करीब करके देखा और हलक से धार निकल गई। वो स्याह रंग का पहाड़ी बिच्छू था। मैंने बेख्तियार चीख कर इसे हथेली से झटकना चाहा, मगर वो मेरी दरमियानी उंगली में अटक गया। मैंने फिर इसे झटका और इसने मेरी उंगली में काट लिया। एक टीस हुई और मैंने हाथ पत्थर पर दे मारा। बिच्छू मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने दूसरे हाथ से उंगली दबा ली, लेकिन दर्द की टीसें मेरे पूरे हाथ में फैल गई। काले पहाड़ी बिच्छुओं के बारे में मैंने सुना है कि हाथी को काट ले तो इसका गोश्त पानी बनकर बह जाता है। इस काले बिच्छू ने मुझे काटा था। दर्द खून की रवानी के साथ शाने, सीने, कमर और फिर पूरे बदन में फैल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से पागल हो गया। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई थी। मेरा बदन जमीन से कई फुट ऊंचा उछल उछल नीचे गिर रहा था। सारे बदन में दर्द के अंगारे ढक रहे थे। न जाने किस तरह उठा और अंधों की तरह दौड़ पड़ा। न जाने कितनी दूर दौड़ा, न जाने किस चीज से टकराया और सर में चोट लग गई। मगर ये सर की चोट मेहरबान थी। इसने मुझे अजियत से निजात दिला दी। शायद बेहोश हो गया था। न जाने कब तक बेहोश रहा। होश आया तो परिंदे चहचहा रहे थे। सुबह का सुहाना वक्त था। सर पर किसी तरह का साया था और बदन पानी में भीगा हुआ था। मैं पानी में पड़ा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया था। एक राह के साथ उठकर बैठ गया। बड़ी पुरस्कार, बड़ी अजीब जगह थी। बरगद का अजीम शान दरख्त मुझसे कोई 10 गज के फासले पर था, मगर इसका फैलाव कोई 50 गज के दायरे में था। इसकी डाड़ियां लटक रही थीं। यहाँ घास उगी हुई थी। कई लगे पत्थर फैले हुए थे और इन पत्थरों से पानी उबल रहा था। शायद इन पत्थरों से चश्मा उबल रहा था। ताहद्दे निगाह किसी इंसान का वजूद नहीं था।
हाँ, परिंदे बकसरत नजर आ रहे थे। मैं अजनबी नजरों से माहौल को देखता रहा। गुजरे वाकयात याद आने लगे। मलंग ने बदतरीन हरकत की थी, न जाने इसकी दूसरी मुट्ठी में क्या था। इस खतरनाक बिच्छू के काटने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। शायद मिजाज शरीफ से दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल आया था। हाथ में अब तकलीफ नहीं थी। इस उंगली को देखा जिसमें बिच्छू ने काटा था। उंगली पर तो कोई निशान नहीं था, लेकिन कुछ और नजर आया, और जो नजर आया इसने एक बार फिर दीवाना कर दिया। कोड़ मेरे पूरे बदन पर फैल चुका था। हाथ पांव की शक्ल बदलती जा रही थी। उंगली और हथेली खून और पीप से भरी हुई थी, मगर इस वक्त इन जख्मों पर खुरन नजर आ रहे थे, काले काले खुरन, जैसे जख्म अचानक सूख गए हैं। मेरे जख्म ठीक हो गए थे। मेरा कोड़ सूख रहा था। किसी के अल्फाज याद आए, जहर जहर का त्रियाक होता है। काले पहाड़ी बिच्छू के जहर ने मुझे कोड़ से निजात दिला दी थी। दीवानों की तरह बदन के एक एक हिस्से को देखने लगा। मैं ठीक हो गया था। दिल हकीकत से भर गया। मेरी लगन रंग लाई थी। चश्मे फैज से मुझे सेहत मिली थी। मैं ठीक हो गया था। मैं ठीक हो गया था। बेख्तियार दिल भर आया, आंसू बहने लगे, फिर हिचकियां बन गई। मुझे यूं लगा जैसे रूठी हुई माँ ने अचानक मुझे खींच कर आगोश में ले लिया हो। मेरी बेसकूनी सुकून पा गई थी। सजदा रेज हो गया और न जाने कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा। दिल का गुबार निकल गया था तो उठा, खड़े होकर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर खरबूजों की बेल फैली हुई थी। फल का वजन कोई एक सेर होगा, मगर मैं इसे पूरा न खा सका। तब इस भूख से निजात का अंदाजा हुआ जिसने मेरी हयात का हर लम्हा अजाबनाक बना दिया था। खुशियां रग रग से फूट पड़ी थी। मैं फरते मुसरत से बेखुद हो जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसरत का इजहार कैसे करूं। बहुत देर तक वहां बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। यहाँ कब तक रुक सकता हूँ? एक काफले को देखा, आगे बढ़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? कौन सी जगह है ये? गंजनपुरी, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ख्वाजा नगरी। दिल तड़प गया। ख्वाजा गरीब नवाज मजलूमों के हमदर्द काफले के पीछे चल पड़ा। बस्तियों में इज्जतमंदों के ठिकाने नजर आए। एक ठिकाना बना लिया और सिंगलाक जमीन पर लेट गया। दिल अकीदत से सरशार था। कुछ सुनवाई हो रही थी। बाजार मुकद्दर रोशनी से जगमगा रहा था। कवालियों की ताने उभर रही थी। अचानक कुछ फासले पर कोई शय नजर आई। गाँव गाँव की आवाज उभर रही थी। मेरे बदन में सनसनी फैल गई। दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। भूरिया चरन के खौफ से खुद को आजाद नहीं कर सका था। इस नापाक साधु की क्या मजाल के इस पाक जगह कदम रखे। ये कुछ और है, मगर क्या? दिल में शदीद तजस्सुस उठा। वो बदबू जो फिजा में फैली हुई थी अब समझ में आने लगी थी। ये गले सड़े फलों की बदबू थी। इस जगह फल फरोश ठेले लगाए हुए थे। गले में फल वो यहीं फेंक गए थे और ये बू इन्हीं से उठ रही थी। और वो मुतहरक शय मुमकिन है कोई चौपाया हो जो इस वक्त ये फल खा रहा हो। अपने जहन से मोहम्मद इस तरह हल कर लिए। मुमकिन था इस तरफ से लापरवाह हो जाता, लेकिन जहन तहकीक का आदी हो गया था। करीब जाकर देखो और कदम आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बू फलों की इसी ढेर से आ रही थी, मगर वहां कोई चौपाया नहीं था, बल्कि वो कोई इंसान था जो ये गले में फल खा रहा था। शायद कोई फकीर था। मुमकिन है ख्वाजा के लंगर से महरूम रह गया हो। और करीब जाकर इसे देखा। इसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। बाल और दाढ़ी मिट्टी से हटे हुए थे। चेहरा अजीब सा था। बड़े इन्हमनाक से फल खा रहा था। मुझे देखकर इसने पास रखी हुई छड़ी उठाई और इसे बुलंद करके बोला, हिश हिश, भाग भाग। मैं ठिठक कर रुक गया। कोई मजजूब था। ख्वाजा के मुकद्दस मजार के अहाते में मैंने बेशुमार कलंदर, मलंग और मजजूब देखे थे। दिलचस्पी पैदा हो गई। दिल खुश था, दिल लगी सूजी। मैं इससे कुछ फासले पर बैठ गया। भाग भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, छूना मत वरना लकड़ी से मारूंगा। मुझे भी कुछ फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मना कर रहा हूँ, भाग जा, फल खाएगा। गंदा गलीज कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना होता है फिर खाया जाता है। भाग जा। हुश हुश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए झुकाए हंस पड़ा। फिर बेतहाशा हंसने लगा। फिर बोला, चख तो रहा है जो करता रहा है इसका फल। चख तो रहा है और चखेगा, अभी और चखेगा। मैं दंग रह गया। क्या रमज था इसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिज़ी से कहा, बहुत फल चख चुका हूँ, अब खाना चाहता हूँ। ऐसे ही खाना चाहता है? पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर इसे परवान चढ़ा, जब अब फल दे तो फिर फल खाना। जाता है या मारूं पत्थर? मजदूर गुस्से से खड़ा हो गया। इसने पास पड़ा पत्थर उठा लिया था। मुझ पर रहम कर दो, मुझे फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है, मैं भी मारूंगा, फिर ना कहना। इसने पीछे को रुक करके कहा। फिर जैसे कोई आवाज सुनकर बोला, बका दूं? बकाता हूँ। इसे पत्थर मुझ पर खींच मारा। निशाना सर्क था। मैं बेख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहाँ से भाग। इसने दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर मेरी कमर में लगा। इसके बाद मजदूर ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी थी। भागना पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाजें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। बहुत दूर निकल आया और सारी रोशनियां पीछे रह गई। फिर एक पथरीली दीवार सामने आ गई और मैं इसके पीछे पहुंच गया। अजीब नागहानी पड़ी थी। खीमे दूर रह गए थे और मजदूर था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि वो अब इधर भी आ जाएगा, मगर वो ना आया। देर तक इंतजार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांका टीले की दूसरी तरफ देखा, वो शायद वापस चला गया था। हद निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ देर इंतजार किया, उसके बाद वहां से निकल आया। पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फासला तय हो गया था। मजदूर की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थी।
ذرا سا غم کا احساس بھی تھا، وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا کہ مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں، اور اس بات نے ہی اتنی خوشی بخشی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ مجذوب کے الفاظ بڑی گہرائیوں کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا پہلے پھل چکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکھا جاتا ہے، اور نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کر لی تھی میں نے، بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی۔ بری چرن بھی اپنے جال میں جکڑ گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ اپنی بھی غرض کا تبادلہ کرے، اور یہ بدنصیبی میرے تقدیر میں ہی لکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب اور کتنے پھل چکھنے پڑیں گے۔ مجذوب کا کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہ ہو۔ کیا میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ دل عجیب سے دکھن کا شکار تھا۔ بہرحال جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اس پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنی نظر آئی، نہ کوئی اور روشنی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی جہاں چڑھ کر دور دور کا جائزہ لے سکوں۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آیا تھا، اس کی جانب بڑھ گیا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بلاخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا اور دور دور تک دیکھنے لگا، اور اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک اور آسمان کی بلندی تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی ہے؟ اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا، بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر یہ سب کچھ نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے۔ ایک بار پھر دل میں گداز پیدا ہوا اور آنسو سسکیوں میں ڈل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کے ہی رونے لگا تھا۔ بہت رویا، رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اتر آیا اور ٹھنڈی آب بھر کر وہیں پہاڑی ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ دن کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی کرن پھوٹنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی تھی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں سمائے رکھتا، لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہوا تھا، کم از کم غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہ مل سکے۔ مجھے احساس تھا کہ اس لکودک صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا، پھر زور کا چکر آیا، آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی، سینے پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، چبھن سی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ دفتن بازو پہ شانے کے قریب کسی نے خنجر اتار دیا، سینے پر دباؤ زیادہ ہو گیا، بازو کی تکلیف سے آنکھیں کھل گئیں، پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور خود اپنی مسلسل بھیانک چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ میری انہی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا خوفناک پرندہ بھی خوفزدہ ہو گیا، گدھ تھا اور میرے سینے پر بیٹھ کر ضیافت اڑانا چاہتا تھا۔